हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिटर्न्स के बारे में देखा। हाँ, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आज ही स्टार्ट होगा, एंड होगा, दैट इज़ ओके। लेकिन याद करें, वो दो टॉपिक हैं आपके सेक्शन 48 एंड रूल नंबर 24। और जब मैंने आपको सेक्शंस क्लियर करवाए थे रिटर्न टॉपिक के जीएसटी में, तो मैंने इन दोनों पर अच्छी तरह इम्फेसाइज किया था और मैंने ये बोला था, सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला, क्या बोला? मैंने ये बोला था कि आने वाले समय में इस सेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिशनर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, यानी वो बंदा CMAs के लिए, वो बंदा जो जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहता है। अगर कोई बंदा जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। ये दोनों पॉइंट उनके लिए हैं, सेक्शन 48 एंड रूल 24। इसमें बताया गया है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आए हैं, होप सो कि शायद आए, लेकिन हाँ जो मेन क्राइटेरिया हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए, नॉर्मल वर्किंग के लिए, वो हैं आपके सामने सेक्शन 48 एंड रूल नंबर 24। क्या है सर ये दोनों चीज़ें, इनके बारे में आप हमें डिफाइन करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 48, जो कि बहुत आसान है। अब जो प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, मैं सेक्शन 48 नहीं, मैं जनरल बात आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। अब जो प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, अब अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोई काम करना चाहते हैं लीगली और जेन्युइनली, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को जीएसटी पोर्टल पे एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर करवाएं, और आपका क्लाइंट आपको अथराइजेशन देगा उसके आईडी और पासवर्ड के साथ काम करने के लिए, और आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर उस क्लाइंट के बिहाफ पर उस क्लाइंट के आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, उनके रिटर्न्स और उनकी रिफंड क्लेम करना और क्लेम बनाना, ये आप अप्रोच कर पाएंगे। तो ये सेक्शन और ये रूल केवल प्रैक्टिशनर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये उन बिजनेसमैन्स के लिए है जो अपना ऑथराइजेशन देना चाहते हैं किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को। उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा हमारे पास कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है और कहता है साहब आपने जो पॉलिसी ली है ना, आपको 10 लाख का पॉलिसी मिलेगा, ये यहाँ साइन कर दीजिए, तो वो टिक कर देता है। और नॉर्मल लोग क्या करते हैं, बिना क्लेम पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन को पढ़े, बिना उसकी स्टडी किए वो उठाते हैं पेन और साइन कर देते हैं। वो बताता है आपको ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं, वो अपने आप फिलअप करके वहां जमा कर देता है। वी आर नॉट अवेयर विद द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अटैच्ड विद दोज पॉलिसीज। तो ये गलती एटलीस्ट यहां मत करें। मैं उन बिजनेसमैन को भी बोलूंगा और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी ये है कि भाई आप जब किसी का अथराइजेशन लें तो सोच समझ करके, अनडाउटली कोई भी अथराइजेशन लेना चाहेगा तो 100% लेना चाहेगा, क्योंकि यहां पर अथराइजेशन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को बिजनेसमैन के बिजनेस को कैंसिल कराने का भी राइट दिया गया है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा बिजनेसमैन से एटलीस्ट कि वो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो PCT 6 है, फॉर्म नंबर जीएसटी PT 6 है, PCT मीन प्रैक्टिशनर, फॉर्म नंबर 6 है। ये बिजनेसमैन उनको ऑथराइजेशन का एक्सेस देते हैं।
कि भाई आप हमारा कौन कौन सा काम कर पाएंगे, तो आप उसमें टिक लगाएंगे तभी वो बंदा सामने वाला उस काम को अंजाम दे पाएगा। जिन जिन चीजों के लिए आप सामने वाले को आप अथराइजेशन देंगे, द अदर अथराइज पर्सन कैन डू द वर्क टू दैट एक्सटेंट, वो सारी चीजों पर अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो आपको अथराइजेशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए बिजनेसमैन एज वेल एज प्रैक्टिशनर दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए सर, आप हमें सेक्शन 24 बताएंगे, 48 बताएंगे, ताकि हम लोग रूल नंबर 24 कर सकें। सेक्शन 48 इज टू इजी। क्या है? बहुत आसान है। सेक्शन याद करने में अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही टॉपिक से जब हमने रिटर्न स्टार्ट किया था, ये दोनों का नाम मैंने स्पेशली लिया था। द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, देयर एलिजिबिलिटी, कंडीशंस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ओके, तो अभी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस आनी बाकी हैं। मैनर ऑफ रिमूवल एंड अदर कंडीशंस रेलिवेंट फॉर देयर फंक्शनिंग शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो एज इट विल बी गिवन इन रूल्स। पॉइंट नंबर 2, यानी सामने वाले की क्वालिफिकेशन, सामने वाले की एलिजिबिलिटी और ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, मैनर ऑफ रिमूवल, वो सारी की सारी चीजें रूल्स में मिलेंगी। कोई किस तरह रजिस्ट्रेशन कराएगा, कोई किस तरह अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, और उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या राइट्स होंगे, और उसके बाद उसका रिमूवल कैसे किया जाएगा। यानी कहानी शुरू हुई एडमिशन से और अंत हुई उसके बाहर निकालने तक। और रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके लिए रूल्स हमको देखने पड़ेंगे, तो हमें कुछ पढ़ाने की इसमें जरूरत ही नहीं है सेक्शन 48 में। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विस दे, सप्लायर ऑफ सर्विस हो, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। उस रजिस्टर्ड पर्सन के पास ये पावर है, में ऑथराइज एन अप्रूव्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर टू फर्निश द डिटेल्स। ओके, कौन सी डिटेल? इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, सेक्शन 37 में जो हम लोगों ने बात की थी। यहां GSTR1, GSTR2 इनवर्ड सप्लाई, GSTR3, GSTR4 कंपाउंडिंग वाला। जी सर, याद आया? IST नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के बाद IST था 5-6। उसके बाद हम लोगों ने TDS और TCS का देखा था 7-8-9, एनुअल रिटर्न 10, फाइनल, कुछ ऐसे ही देखा था। जी सर, तो हम लोगों ने जब GST रिटर्न्स की बात की थी पेज नंबर 2, सर आप ना एक काम करिए ना, देखें GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई, GSTR2 इनवर्ड सप्लाई, GSTR3 मंथली रिटर्न, GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न, GSTR5 नॉन रेजिडेंट, उसके बाद 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, 7 TDS, 8 TCS, 9 एनुअल रिटर्न, 10 फाइनल रिटर्न, और उसके बाद UIN वाला था। दिमाग में सब चीजें रिपीट हो गई होंगी। तो हम लोग इसको अथराइजेशन देते हैं। अगर मैं एक GST सप्लायर हूं, मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूं, मैं अथराइजेशन दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? सेक्शन 48 का सेकंड पॉइंट, कि आप सेक्शन 37 के लिए, 38 के लिए, 39 के लिए इनवर्ड, आउटवर्ड और मंथली रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, 44 एंड 45 के लिए अथराइजेशन दे सकते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 2 about the responsibility for correctness of any particular furnished in the return or other details filed by the GST practitioner shall continue to rest with the registered person to on whose behalf the फलाना एंड डिमाका। पहली लाइन बोला कि GST प्रैक्टिशनर्स के एडमिशन, उनके फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज, उनकी ऑब्लिगेशंस, उनके राइट्स और उनका रिमूवल का सिस्टम जैसा कि रूल में बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बोला सेक्शन 48 के कि GST प्रैक्टिशनर्स को एक रजिस्टर्ड पर्सन अथराइज कर सकता है सेक्शन 37 के लिए, 38 के लिए, 39 के लिए, 44 के लिए और 45 के लिए।
इज इट क्लियर? ये अथराइजेशन पॉसिबल। और लास्ट बोलता है कि अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर कोई काम करता है अपने एम्प्लॉयर यानी कि जिसके बिहाफ पर वो रजिस्टर्ड है, तो ये मान लिया जाएगा अगर मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, मैं अपने क्लाइंट का कोई काम करता हूं, मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑथराइजेशन दिया है कि सर आप मेरा काम संभालिए सारा, और मैं अपने किसी क्लाइंट का कोई काम करता हूं, तो अगर मैंने कोई काम किया उसके बिहाफ पर, तो ये मान लिया जाएगा कि वही जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार कौन? काम मैं कर रहा हूं, आपने तो मुझे ऑथराइजेशन दे रखा है ट्रस्ट करके कि भैया आप मेरे बिहाफ पर काम करो। इफ आई एम जस्ट डूइंग अ रॉन्ग एक्टिविटी देन ऑल्सो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। कैसे? उसके जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा कि वो कैसे। तो ये था आपका सेक्शन 48। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 24 की, जो कि बिना पढ़े हम आगे बढ़ नहीं सकते। रूल नंबर 24, इसमें बताया गया है मैनर। क्या बताया गया? और इसमें बताया गया फॉर्म्स कौन कौन से आपको देखने पड़ेंगे। अच्छा, प्रोविजन रिलेटिंग टू अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। सबसे पहले पीसीटी 1 में जाना पड़ेगा। पीसीटी का मतलब अब समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिशनर फॉर्म है ये। पीसीटी 1 प्रैक्टिशनर्स के लिए फॉर्म नंबर 1। An application in form number 1 may be made to the officer authorized in this behalf for enrollment as GST practitioner by any person। कोई भी बंदा जो इंडिया का सिटीजन हो, अरे वाह, यहां पर तो इंडियन सिटीजन की बात करते हो, और अदरवाइज दूसरे देशों के लिए H1 वीजा की बात करते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं अनसाउंड माइंड का कोई बंदा जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाए। तो इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, is of sound mind, is not educated as it is insolvent, means कि in no case he has been declared as insolvent। उसका दिवाला तो नहीं निकल गया, वो दिवालिया घोषित ना किया गया हो। is not adjudicated as insolvent, has not been convicted, सजा याफ्ता मुजरिम, ओके, has not been convicted by a competent court for an offense with imprisonment not less than 2 years and satisfied any one of the following condition। भारतीय होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और साथ ही साथ उसको किसी भी इंडियन कोर्ट से कॉम्पिटेंट कोर्ट से कम 2 साल से ज़्यादा की सज़ा ना सुनाई गई हो। यानी अगर आपने कोई चोरी डकैती की है, लूट मार की है, किसी की जेब में डाका डाला है और आपको सज़ा 1 साल हुई है, तो आप लायक हो। अब बात समझ में आई? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हुई है तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसको और भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये तो नॉर्मल कंडीशंस हो गई। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? अब कोई अनपढ़ आदमी है, मीन्स पढ़ा लिखा नहीं है, 5th स्टैंडर्ड तक पास है, या वो 10th स्टैंडर्ड तक पास है, या 12th तक पास है, क्या उसको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना दिया जाए? नहीं सर, उसकी क्वालिफिकेशंस तो तय होनी चाहिए ना। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन तो इसने ये बोला है कि कोई भी कॉमर्शियल टैक्स में काम करने वाला अधिकारी जो रिटायर्ड है, सेंट्रल बोर्ड और एक्साइज एंड कस्टम में काम करने वाला अधिकारी जो अब रिटायर्ड है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने वाला ये 2 लोग, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में काम करने वाला कोई अधिकारी जो कम से कम ग्रेड बी की जगह पर पोस्ट ग्रेड बी की हो और 2 साल तक उसने उस जॉब पोस्ट पर काम किया हो। कम से कम कितने साल तक? 2 साल तक। सर 2 साल अभी आपने कहा था मुजरिम, और 2 साल ये सरकारी मेहमान और सरकारी मुजरिम, ओ दोनों सरकारी। तो पहला उसने बोला सरकारी मुजरिम ना रहा हो, कम से कम 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा होगी तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा।
2 साल से कम की सजा है कोर्ट के द्वारा तो वो एलिजिबल है। हाँ, साथ ही साथ कोई भी ऐसा बंदा जो सरकारी नौकरी में कम से कम बी ग्रेड की पोस्ट पर 2 साल रहा हो कम से कम, और वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल टैक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में अपनी पोस्ट संभाला हो 2 साल कम से कम, तो उसको एलिजिबल माना जाएगा। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरा उसको कहा जाएगा कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंडिया में या फॉरेन कंट्री की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है, उससे अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देन ऑल्सो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू डू वर्क लाइक एज जीएसटी प्रैक्टिशनर। यू कैन एनरोल योरसेल्फ। कैसे एनरोल करना है मैं अभी बताने जा रहा हूं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कम से कम 2 साल से कम की ही सजा काटा हो। ये जो नहीं जबरदस्ती काटो तब मिलेगी, कोई नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि अब जबरदस्ती 2 साल से कम की सजा काटो, पहले जेल जाओ फिर एलिजिबिलिटी, ना ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा और कंडीशन है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीबीएसई में 2 साल कम से कम पोस्ट बी की ग्रेड पे रहा हो, या कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट बी की ग्रेड में कम से कम 2 साल रहा हो। इज इट क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरी कंडीशन इसने बताई कि वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी हो चाहे फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी का उसने एग्जाम पास किया हो। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक एप्लीकेशन देनी होती है PCT1 में, वो हमने देख दिया। PCT1 में मुझे अपने आप को एज अ दिलीप बदलानी मुझे अपने आप को रजिस्टर करवाना है। देन आई हैव टू फर्निश अ PCT1 फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द एनरोलमेंट फॉर GST प्रैक्टिशनर। As and when the officer will get the application, he'll enroll me. But yes, after seeing that all the conditions or restriction imposed on me are fulfilled or not, means complied or not. On receipt of the application, the authorized officer shall, after making such inquiry as he considers necessary, either enroll or reject. Either enroll the applicant as a goods and service tax practitioner and issue a certificate to that effect in form GST PCT2. हमें इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, हमने एप्लीकेशन दी थी PCT1 में, और इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो PCT2 में मिलेगा। इज इट क्लियर? जी सर। और रिजेक्ट द एप्लीकेशन वेयर इट इज फाउंड दैट द एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल और नॉट फॉलोइंग द कंडीशन विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन हिम। द एनरोलमेंट विल बी वैलिड टिल इट्स कैंसिलेशन। जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना ये हमेशा के लिए वैलिड होगा, लाइफ टाइम के लिए, जब तक कि इसको कैंसिल ना किया जाए। अच्छा, if goods and service tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceeding under the act, the authorized officer may by an order direct that he shall hereinforth be disqualified under section 48 after giving him a notice. वो हमें नोटिस देगा और हमें डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जी सर। लेकिन हाँ, डिस्क्वालीफाई करते हैं तो मेरे ऊपर एक बर्डन आता है, और बर्डन आता है तो बट ऑब्वियस है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, नेचुरल जस्टिस का मामला आ जाएगा। किसी के ऊपर आप ऐसे नहीं कर सकते अत्याचार कि जब मर्जी आए किसी को कैंसिल कर दो। अरे पहले सुनने का मौका तो दो, सुन लो मेरी बात। अच्छा, अगर मुझे कैंसिल करा रहे हो आप ऑफिसर हो, आप मेरा नाम काट रहे हो जीएसटी प्रैक्टिशनर से, तो मुझे अपील का अधिकार है। 30 दिनों के अंदर मैं अपील कर सकता हूं कमिश्नर के पास। 30 दिनों के अंदर मैं अपील कर सकता हूं कमिश्नर के पास। 30 दिनों के अंदर मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता हूं कमिश्नर के पास। अच्छा, एक और लिस्ट है। अब मान लो आप क्लाइंट हो, आपको कोई प्रैक्टिशनर चाहिए। अब प्रैक्टिशनर चाहिए कि सड़क पर नहीं घूमोगे, है क्या कोई प्रैक्टिशनर, है क्या कोई प्रैक्टिशनर, यहाँ बोर्ड नहीं लगे हुए, आपको प्रैक्टिशनर चाहिए। आप एक काम करो, आप PCT5 पर चले जाओ। आप PCT5 आपको तुरंत खट 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 डिटेल्स मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे।
The list of goods and GST means a list of GST practitioner enrolled shall be maintained on common portal in GST PCT 5. सोचो आपको गवर्नमेंट ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए, पता चला कोई बंदा कहता है हम तो इनरोल्ड हैं, आप मेरे यहाँ आकर के अपना काम करवाइए, लेकिन उसने वो काम खुद ना करके किसी दूसरे के थ्रू करवा रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि द पर्सन on whom I am just going to trust and I am just going to hand over all of my work is eligible or not, he is registered on portal or not? You can find it at GST PCT 5. PCT 5. A list of goods and service tax practitioner shall be maintained on the common portal in GST PCT 5 and the authorized officer may make such amendment to the list. अब जाहिर सी बात है नए नए लोग आते जाएंगे, उस PCT 5 की लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, हम 5, हम 6, हम 7, तो PCT 5 में वो लिस्ट ऐड होती चली जाएगी जितने भी GST प्रैक्टिशनर्स होंगे। हो सकता है कोई डिस्क्वालीफाई कर गया हो, उसका नाम हटाने का जिम्मेदारी, किसी नए नाम को लाना, किसी का एड्रेस चेंज करना, फोन चेंज करना, तो वो सारी चीजें वो अपडेशन होती रहेंगी GST PCT 5 में। अच्छा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन में एट हिज ऑप्शन ऑथराइज्ड, अब आपके ऊपर है आप किस PCT के पास, किस प्रैक्टिशनर के पास आप जाना चाहते हो, आप अपना प्रैक्टिशनर वहीं से पिक कर लो, अब आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रैक्टिशनर को सीधे वहीं से पिक कर सकते हो कि इस बंदे को मैं ऑथराइज कर रहा हूं मेरा काम करने के लिए, और किन किन एरिया में काम करने के लिए ऑथराइज करूंगा, पॉइंट नंबर 9 देख लीजिए। सामने वाला क्या कर सकता है, इनवर्ड सप्लाईज की मेरी डिटेल डाल सकता है, आउटवर्ड सप्लाईज की मेरी डिटेल डाल सकता है, मेरा मंथली रिटर्न, मेरा क्वार्टरली रिटर्न, मेरा एनुअल रिटर्न, मेरा फाइनल रिटर्न, एवन मेरे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन का भी पावर मैं दे सकता हूं, मुझे टिक करके देना पड़ेगा उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। और ये याद रखेंगे आप, जब भी प्रैक्टिशनर आपका कोई काम करेगा एज अ बिजनेसमैन, सोचो आपका काम कोई प्रैक्टिशनर कर रहा है आपके बिहाफ पर, उसने PCT, उसने आपका रिटर्न फाइल कर दिया, GSTR 1 2 3 4 फाइल कर दिया, 9 10 उसने फाइल कर दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि उसने क्या फाइल किया क्या नहीं ना, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो सबमिट बटन दबाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, मैंने वर्ड यूज किया रजिस्टर्ड नंबर पे, और आपकी मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, ध्यान देंगे इन चीजों को, बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी मेल आईडी पे और रजिस्टर्ड नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा, तो ध्यान देंगे मैसेज, अपना फोन नंबर अपना दें, ये बिजनेसमैन के लिए मैं बोल रहा हूं कि फोन नंबर रजिस्टर्ड अपना करवाएं मेन पोर्टल पे, और मेल आईडी भी आप अपनी रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि आपको ये पता चलता रहे समय समय पर मेल और नोटिफिकेशंस के थ्रू कि आपके प्रैक्टिशनर ने आपके लिए क्या काम किया है, और काम किया भी है या नहीं किया है, सही समय पर किया है या नहीं किया है, और किया है तो कितना किया है, जो शो करना था वो आपके अकाउंट से मैच करता है या नहीं। तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत खास बात है। वेयर स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, हाँ, तो where a statement required to be furnished by a registered person has been furnished by the GST practitioner authorized by him, a confirmation shall be sought from the registered person। आपसे confirmation चाहिए रहेगी कि भाई आपके प्रैक्टिशनर ने ये फलाना चीज सबमिट किया है, आप हमें कंफर्मेशन दो, और आपके मेल और SMS के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको क्लिक करके यस करोगे, कंफर्म करोगे। लेकिन अगर आपने क्लिक किया, यस नहीं किया लास्ट डेट तक, तो मान लिया जाएगा कि जो आपने प्रैक्टिशनर ने किया था वो सही किया था। अगर लास्ट डेट तक आप कोई कंफर्मेशन नहीं देते हो, चाहे मेल के थ्रू चाहे SMS के थ्रू, तो मान लिया जाएगा कि जो आपके प्रैक्टिशनर ने फाइल किया है, सबमिट किया है, दैट इज ओके एंड योर कंसेंट इज देयर। अच्छा, आप किसी भी प्रैक्टिशनर को, अब अगर आप बिजनेसमैन हो, आप ये सोचो मैंने किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर लिया तो अब तो मैं फंस गया, अब मैं निकल नहीं सकता, ना 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 ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देंगे आप अपना मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप अपना देंगे। हाँ, जब भी आप चाहे तो किसी भी प्रैक्टिशनर्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं और किसी दूसरे प्रैक्टिशनर्स को आप ऑथराइज कर सकते हैं वेब पोर्टल के थ्रू ही, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए PCT 7 है, विड्रॉ सच ऑथराइजेशन इन PCT 7। PCT 6 में आप ऑथराइजेशन देते हैं, PCT 7 में वो आप ऑथराइजेशन निकाल लेते हैं। जी सर, तो मैंने बताया PCT 1 में मैं GST प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूं, तो मैं GST प्रैक्टिशनर बनने के लिए GST
PCT 1 में अप्लाई करूंगा, मुझे उसका सर्टिफिकेट PCT 2 में मिलेगा, सारी की सारी लिस्ट बनेगी हम 5 में, सारी की सारी लिस्ट मेंटेन होगी PCT 5 में। PCT 6 में आप हमें अथराइज कर सकते हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप बिजनेसमैन है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, आप हमें अथराइज कर सकते हैं PCT 6 में। PCT 7 में आप हमें निकाल बाहर कर सकते हैं, किसी दूसरे को मेरी जगह ला सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम हैं और इतना ही काम हो सकता है और बहुत ही बढ़िया सेक्शन बनाया गया था। Any registered person opting to furnish his return through a GST practitioner shall give his consent in GST PCT 6। मैंने बताया ना, आप हमको रख सकते हैं PCT 6 में, निकाल सकते हैं 7 में। PCT 7 में सात शनि की छाया पड़ना होता है ना, तो गिव हिज कंसेंट इन PCT 6 टू एनी GST practitioner to prepare and furnish his return before confirming submission of any statement prepared by the GST practitioner, ensure that the facts mentioned in the returns are true and correct before। ठीक है, वो सब फालतू की बात है, कहने का मतलब ये सिस्टम लाया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं बिजनेसमैन के साथ भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्दी प्रैक्टिस को जारी रखें और बिजनेसमैन को मुसीबत में जाने से बचाएं, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस मायने रखता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको मज़ा आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि प्रैक्टिशनर्स की एक अच्छी स्कोप आ गई है मार्केट में। जिनको GST में प्रैक्टिस करना है उनके लिए गाइडलाइंस हैं और बिजनेसमैन को भी सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सोच समझने की जरूरत नहीं है, मींस आपको अपने प्रैक्टिशनर्स को पिक करना है, उन अगर इनरोल्ड है तो आप उनको अलाउ कर दीजिए, बात खत्म। निकालना है तो 7 भर दीजिए, बात खत्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।